मेरा नाम रीना ठाकुर है, मैं ग्राम पंचायत चेरी से मेंबर हूँ। आज हम जल जीवन मिशन के ऊपर ट्रेनिंग के लिए इकट्ठे हुए हैं। हमारे को सब्जेक्ट मिला हुआ रखरखाव, पानी का रखरखाव कैसे किया जाए। सबसे पहले हमें पानी के स्रोतों की सफाई करनी है। जो कि पानी का स्रोत है उसमें कूड़ा करकट मिट्टी आदि फेंकना, जैसे डंपिंग वगैरह करके ये नहीं फेंकनी चाहिए। और इसकी मतलब स्रोतों की सफाई करने के लिए जैसे हमारे महिला मंडल की मीटिंग वगैरह होती है, स्वयं सहायता समूह वगैरह होते हैं, युवक मंडल वगैरह होते हैं, तो जो मीटिंग में हम डिसाइड करते हैं कि आज हमने इस बाउंड्री की सफाई करनी है या आज हमने इस स्रोत की सफाई करनी है, तो हम इसके द्वारा साफ सफाई कर सकते हैं। पानी की शुद्धता के लिए विभाग द्वारा पाउडर वगैरह डाल सकते हैं, पानी शुद्ध रहेगा। और टैंक तथा पानी की पाइपलाइन, जैसे पाइप नंबर 7 वगैरह कई बार फट जाती है पाइपलाइन वगैरह, उसकी रखरखाव भी हम गाँव वाले ही कर सकते हैं या विभाग द्वारा करवा सकते हैं। पानी के टैंक के ऊपर जाली के ढक्कन लगवाना ताकि पानी साफ रहे, और समय समय पर पानी की गुणवत्ता की जांच करवाना। निरंतरता, जल जीवन मिशन की निरंतरता बनाए रखने के लिए नियमन कार्य करने होंगे। इस स्कीम को निरंतरता से चलाए रखने के लिए हमें कमेटी स्तर पर कार्य करना होगा, जिसमें ग्राम पंचायत और गांव के लोग ही होंगे। पानी का जीवन से बड़ा महत्व है, जल ही जीवन है, इसलिए हमें पानी की स्रोतों को निरंतर चलाए रखने के लिए उनका समय समय पर निरीक्षण करना बहुत जरूरी है। इस स्कीम को निरंतर चलाए रखने के लिए हर घर नल लगाना जरूरी है, ताकि सभी को समय समय पर पानी उपलब्ध हो सके। धन्यवाद। जी सर, जज साहब ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, ठीक है सर, ठीक। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एंड सस्टेनेबिलिटी, 2 सब्जेक्ट थे आपके। हमारे बात ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में जज साहब कुछ कहना चाह रहे हो? नहीं सर, आप बोलिए। पक्की बात है, अब देख लो। अंदर से लिखा था वो ढक्कन वाली बात बड़ी अच्छी लगी, टंकी ये ढक्कन लगा दिया। वैसे किसी ने नहीं कहा वो अच्छी बात है, ढक्कन जरूरी है ना। हम उसकी नहीं रहता है। वैसे जज लोग गप्पे मारते नहीं हैं। सॉरी सर। ऑपरेशन में इम्पोर्टेंट है कि पानी लोगों को भेजना है। अब आपने डिस्ट्रीब्यूशन वालों ने अपना प्लान दे दिया, किसको कैसे भेजना है, क्या तरीका, वो सब उन्होंने करके दे दिया। अब आपने ऑपरेट करना है, सबको पानी मिल रहा है, डेली मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, यही आपने देखना है। तो आपने टाइमिंग कुछ फिक्स की है इसमें कि मैंने कितने बजे छोड़ेगा, कितने बजे बंद करेगा? मतलब घंटे के हिसाब से, जैसे किया इसमें कवर हमने इसमें बोला नहीं है ना। हाँ, वही कह रहा हूँ, टाइम कवर करना। दूसरा, अगर कोई शिकायतें आती हैं, उन शिकायतों का निवारण वो क्योंकि आपके पास है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस वाले के पास डे टू डे जो क्या गड़बड़ हो रहा है, ठीक हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो जो शिकायतें लोगों की आएगी कि मेरे पास लाइन मैंने पानी नहीं छोड़ा, कि मैंने और दूसरे को ज़्यादा छोड़ दिया कि उसकी टंकी से ओवरफ्लो भी हो रहा था, तो वो जो शिकायतें आएंगी उनका क्या समाधान है? शिकायतें आती है कि नहीं आती है? आ रही ना, आ रही ना। अब देखिए, हमारी यही थोड़ा देखने की जरूरत है। हमें पता है कि हमारे चारों ओर ये समस्याएं घट रही है और उन समस्याओं का समाधान यहाँ नहीं दिख रहा आपके विचारों में, जबकि हमें पता है ये समस्याएं हैं, तो समाधान यहाँ क्यों नहीं आ रहा उसका? ना वो समस्या यहाँ पे आ रही है, आनी चाहिए ना। हम अपने आसपास देख नहीं रहे माहौल को, क्या इश्यूज है, क्या चैलेंजेस है, और उसका समाधान हमें खोजना पड़ेगा ना। वो हम नहीं खोज पा रहे, शिकायतें आ रही थी लेकिन उसको हम यहाँ एड्रेस करने की बात नहीं कर रहे। और ओवरफ्लो कहीं अगर हो रहा है तो वहाँ पनिशमेंट की बात, वो ठीक है। और अगर मेंटेनेंस के लिए कहीं सॉकेट खराब हो गया है, कहीं पाइप टूट गई है, उसके लिए कौन फैसला लेगा
पावर्स उसमें पैसे की कितनी किसके पास है, कितने टाइम में होगा, कैसे होगा, वो भी कुछ समाधान इसका भी चाहिए। मेंटेनेंस पे कभी आप ही करें ना, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस आप ही करेंगे। तो मेंटेनेंस के लिए क्या क्या कदम आप उठाने वाले हैं, कब कब करने वाले हैं। दूसरा और क्या था आपके साथ, सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये निरंतर व्यवस्था हमारी पानी की बनी रहे, इसमें चूक और टूट कभी ना हो। इसके लिए 3 तरीकों से हमें तैयार होने की जरूरत है। पहला तरीका है एडमिनिस्ट्रेटिव सस्टेनेबिलिटी, मतलब इंस्टीट्यूशनल सस्टेनेबिलिटी, मतलब संस्थागत या संगठनात्मक उनकी मॉनिटरिंग, उनकी रिपोर्टिंग। जैसे हम बात कर रहे थे कि हर क्वार्टर में ग्राम सभा को रिपोर्ट करें, ग्राम सभा पूछे और हर महीने पंचायत को उनकी रिपोर्ट जाए। ऐसा कुछ तो होना चाहिए, तो काम करेगी वो। पूछेगा कोई नहीं तो सो जाएगी। तो वो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव या संगठनात्मक निरंतरता कैसे बन सकती है। संगठन हमेशा बढ़िया लोगों का और हमेशा रहे, पहला मामला। दूसरा है फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी। लोग बेशक अच्छे हैं, पाइपें टूट रही है, गलत जगह में लगाया है, नाला खराब है, वहाँ टैंक या मतलब दीवार नहीं है, टेनिंग वॉल नहीं लग रही है, पैसे का सवाल है। पैसे अगर कमेटी के पास नहीं है, जितने मर्जी बढ़िया हैं वो, चाहते हो भी कुछ कर नहीं पाएंगे। जहाँ पैसा लगना वहाँ पैसा ही लगना है। तो पैसे को हम पंचायत लेवल पे कैसे क्रिएट करने वाले हैं, अंशदान के रूप में। यस, वो तरीके आने चाहिए। हम क्या पंचायत फंड की बात कर सकते हैं, वाटर फंड की बात कर सकते हैं, जल निधि हम क्रिएट कर सकते हैं अपने लेवल पे। हमें हर चीज को आप सरकार की ओर मत देखो, ये गाइडलाइंस नहीं है, ऑर्डर नहीं है, नोटिफिकेशन नहीं है। आपको जब तक ये महसूस नहीं हुआ सबसे पहली सरकार देश की आप हैं, बाकी सरकारें उसके बाद की है। सबसे पहली सरकार कौन सी है, ग्राम पंचायत, जो डायरेक्टली लोगों के साथ काम कर रही है। डेमोक्रेसी वहां से शुरू होती है। तो ये आपको देखना पड़ेगा, कुछ चीजें अपने लेवल पे भी करें, अपनी सोच से भी करें। लोगों की भलाई के लिए, विकास के लिए जो भी काम बहुत इंपॉर्टेंट आपको लगते हैं, उन कामों के लिए सरकार की ओर मत देखो। कोई ऑर्डर मत ढूंढो, कोई नोटिफिकेशन मत ढूंढो, किसी मंत्री की घोषणा मत देखो, वीडियो या डीसी की कॉल मत वेट करो, क्योंकि आप गवर्नर्स हैं, आप गवर्नेंस के आदमी हैं। शासन करने के लिए आप चुने हैं, आपके पीछे मैंडेट है, लोगों ने अपनी शक्ति आपको दी है, उस पंचायत के लोगों ने बाकायदा स्टैंप करके दी है। उस पावर को पहचानो और वहां से आपको जो कोई नई बातें समझ में आती है ना, उनको लागू करो। भूल जाओ सारी दुनिया को, आप इम्प्लीमेंटर्स हैं अपनी पंचायत के। लागू करो उन चीजों को, वहां पे अपने लेवल पे लागू करो, अपनी सोच से लागू करो। दिखाओ कुछ हम अलग कर सकते हैं, हम रटे रटाए लोग नहीं है। आपने बोला कर दिया, शेल्फ बनाओ, हमने शेल्फ बना दी, ठीक है, वो रूटीन के काम करो, उनकी जो भी करना, बट कुछ काम ऐसे करो जो हम मिलके लोगों के साथ बिना किसी दूसरों के दबाव के और सहयोग के कर सकते हैं। ऐसे भी कुछ पहल होनी चाहिए। तो जैसे 15 विधियों की गाइडलाइन, टाइड अनटाइड बनिहारे, दूसरा क्या बोलते हैं आपका टैंक वगैरह, वही बनना चाहिए। जबकि पक्का रास्ता बनाना चाहें तो सर उसमें वो पैसा खर्च नहीं करना। नहीं, वो ठीक है, वो तो देखिए वो उनका पैसा है ना। जैसे आपने सर अभी मैं कुछ और कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ, तो वो कर सकते हैं सर। मैं उस पे आ रहा हूँ। देखिए उनका पैसा तो गाइडलाइंस में लिखी होगी, वहाँ इधर उधर नहीं जा पाएगी। जिसका पैसा है वो गाइडलाइंस भी वही देगा ना। मैं ये कह रहा हूँ, हम अपने लोगों के सर, हम लोगों के साथ मिलके क्या जल निधि क्रिएट कर सकते हैं। जल निधि, उस जल निधि में क्या करो, लोगों के घर में कितने जन्मदिन होते हैं महीने में, यस सारे मनाते हैं। बोलो ज्यादा नहीं, 501 रुपए इस निधि के लिए दे दो ना। आप 5000 की पार्टी करो, केक काटो, रिश्तेदारों को खाना खिलाओ, डांस करो, डीजे चलाओ, करो, पर हम तो कह रहे 501 रुपए जल निधि के लिए दे दो। श्राद्ध होते हैं, श्राद्ध होते हैं पितरों के नाम पे, 1100 रुपए या 101 रुपए कुछ तो डालो इस निधि में। शादी होती है, पानी तो देते हैं शादी वाले, 500 लोग खाना खाते हैं वहां पे, तो बोलो ज्यादा नहीं, 5100 रुपए, 11,000 रुपए, 5 लाख रुपए शादी में खर्च कर रहे हैं, तो 5100 रुपए तो यहाँ भी बनते हैं। जल निधि के लिए दो फीस करो कंट्रीब्यूट। प्रमोशन होती है किसी की, रिटायरमेंट होके कोई आते हैं,
जहाँ ऐसे ऐसे ओकेशंस है जहाँ पे लोग खर्च करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, आनंद लेते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं, वहाँ से कुछ अंश आप जनहित के लिए लोगों से कलेक्ट कर सकते हैं। वो पैसा आपका अपना है, वहाँ पे आपकी चलेगी, वहाँ पे किसी सरकार को कुछ नहीं जरूरत है कहाँ खर्च करना, कैसे करना। तो पैसा जब हमारे पास होगा, फिर इस पानी को अगर आप हर एक व्यक्ति के लिए साफ पानी भी भेजने का प्लान करेंगे ना, या आप बोलेंगे कि हर घर के लिए एक नई पाइपलाइन सब घर के लिए हम देते हैं जिसमें प्योरीफाइड वाटर जाएगा जो पीने और खाने बनाने के लिए काम आएगा, वो भी आप कर सकते हैं। इसलिए किसको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ चीजें ऐसी है जो बिन पूछे अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए की जानी चाहिए। तो लगेगा हम गवर्नर्स हैं, अदरवाइज क्या है आप ऑर्डर कर दिया, बाबू बन गए, इम्प्लीमेंट कर दिए, रिपोर्टें भेजनी शुरू कर दी, अपना दिमाग कहाँ लगाया? आप तो वही कर रहे हैं जो ऑर्डर ऊपर से आ रहे हैं, अपना दिमाग कहाँ लगाया? तो आप गवर्नर हैं नहीं वास्तव में। गवर्नर तब हैं जब आप अपनी इच्छा शक्ति से कुछ नई चीज का सृजन करेंगे, लोगों को साथ में लेके नई इबादत लिखेंगे जो किसी ने नहीं यहाँ तक लिखी, तब आप लगेगा नहीं हम कुछ हैं, हम नया कर सकते हैं। पंचायत ऐसे चलनी चाहिए जैसे देश चलता है। पंचायत एक छोटा सा देश है, हम एक पंचायत को छोटे से देश के रूप में देखें, वैसे चलाने के लिए प्रयास करें। और हमें ये भी कोशिश करनी चाहिए कि एक स्टेज में हमें अपने संसाधन क्रिएट करें। पंचायत में इतना बिजनेस हो अपना इधर उधर का कि हमें सरकार के भी पैसे की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। कितना पैसा आता है एनुअली गवर्नमेंट की ओर से आपकी पंचायत को? साल में टोटल 6-7 लाख। 6-7 लाख आबादी के हिसाब से। हाँ, आपकी पंचायत 10-12 लाख 10-12 लाख। आप टारगेट रखो कि कम से कम 20 लाख रुपए हम अपने कुछ नए कार्यक्रमों से पंचायत में इकट्ठे करें। सरकार के 15 लाख की जरूरत नहीं, 6 लाख की जरूरत नहीं, 20 लाख रुपए में क्या हो सकता है? वी आर ए पंचायत और हम कहेंगे हमें गवर्नमेंट का पैसा चाहिए नहीं। कैश लेवल पे सोच सकते हैं? वो है कि आपने एग्जाम्पल सेट किए हैं, आपने नई इबादत लिखी है, उसके लिए थोड़ा अलग होना पड़ेगा। भीड़ में रह के आप नहीं कर सकेंगे ऐसा, आपको भीड़ से अलग होना पड़ेगा, आपको जज बनना पड़ेगा, यहाँ बैठना पड़ेगा, ये भीड़ से अलग होते हैं। राइट? तो बहुत अच्छा, निरंतरता। दूसरी हमने पैसे की बात की थी। तीसरी निरंतरता कैसे होगी? सोर्सेज की। क्योंकि किसके लिए हम सारी बातें कर रहे हैं? हम बातें कर रहे हैं पानी के लिए। तो पानी के स्रोत ये लंबे समय तक हमें फीड करने वाले मिलने चाहिए। ये ना हो कि स्रोत है और सूखने शुरू हो जाए, जहां से हमने टारगेट किया था अपना पानी का, वो फिर धीरे धीरे कम हो गया, सूख गया। आप लोगों ने बहुत ऐसा किया है, पुरानी बॉडियां थी, सीमेंट लगा दिया, बॉडियां सुखा दी सारी। पूरे हिमाचल में ऐसा हुआ है, तो ऐसी गलतियां हो सकती। तो उन पानी के स्रोतों को रिचार्ज करने के लिए प्रयास क्या किया जा रहा है? 15 वित्त आयोग का अगर पैसा आपने इस्तेमाल करना है, मुझे लगा रिचार्ज टेक्निक्स पे ज्यादा इस्तेमाल होना चाहिए। बॉडी है तो वहां पर ट्रेंचेस खोदनी शुरू करो, थोड़ा दूर दूर जाके पानी रहेगा उसमें। प्लांटेशन करनी शुरू करो, पानी रुकेगा वहां। तो ये कुछ तरीके हैं, ट्रेंचिंग है, और बड़े बड़े पॉन्ड्स बनाने शुरू करो। वर्षा का पानी कहीं रुकेगा, वो जमीन में जाएगा, फिर कहीं ना कहीं बॉडी में निकल के आ जाएगा साफ होके। तो ये कुछ तरीके हैं, अपनाने पड़ेंगे ताकि पानी के जो हमारे स्रोत हैं वो बने रहे। तो सस्टेनेबिलिटी हमारे 3 प्रकार की, एक है संस्थागत, जहाँ पे हमारी कमिटी वाइब्रेंट रहनी चाहिए। दूसरा है फाइनेंशियल, पैसे की सस्टेनेबिलिटी, हम कुछ अपना तौर तरीके इकट्ठे करने के, पैसे को पैदा करने का हिसाब रखें। जब इसी की बात करें, गवर्नमेंट बोले या ना बोले, बिना किसी के बोले, अपने लेवल पे। तीसरा, स्रोत को हम इतना रिचार्ज करें ताकि वहां सूखने की कोई संभावना ना हो, तो हमारा काम चलेगा, कभी नहीं रुकेगा। राइट? आपके प्रयास बेहतरीन है। थैंक यू वेरी मच। ये कहना चाहते हैं
जल जीवन मिशन में इसी प्रकार से काम होना था। जल जीवन मिशन को इसी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए था। क्या इस प्रकार से इम्प्लीमेंट हुआ? स्टार्टिंग ही हुआ सर को स्टार्ट नहीं, अब खत्म होने वाला है। कोई तो बात है सर पता नहीं किसी को हमने हाईवे को ले आया वो तो जीरो में पाइप के कहीं जल गई है। अब अगर शुरू में ये ट्रेनिंग्स होती, हाँ ये सब देख लोगों को ठीक से समझ आता, तो बात कुछ और होती। अब क्या हुआ, अल्टीमेटली हमने खाना पूर्ति की कोशिश की। भारत सरकार ने बोला टारगेट दो, जल्दी जल्दी पैसे खर्च करो। हिमाचल वाले ने आगे जेईस को बोल दिया जल्दी जल्दी एस्टिमेट दो। पैसे सैंक्शन हुए, पाइपें दुनिया भर की ली, जिसने उसमें चोंगी लेनी थी वो भी ले ली होगी पक्का, और दुनिया भर का पैसा ले लिया। वही खाना पूर्ति के आगे बात करते हैं। क्यों हुई ये? क्योंकि पंचायत के लोगों तक ये सूचना ठीक से पहुंची नहीं है। और आप लोग अगर जागते ना, अलाउ ही नहीं करते यहाँ पे। अगर इक्वालिटी का मटेरियल है हमें नहीं चाहिए, ले जाओ वापस। अगर सर हम तक पहुंचती है तो हमें ये अवेयर भी नहीं है हम अवेयर नहीं है ना, वो नहीं तो वो इसलिए अवेयर नहीं कि बिकॉज आपकी ट्रेनिंग्स अगर पहले कराते तो फिर अवेयर हो जाते हैं, और आप अवेयर हो जाते तो फिर हो सकता है आप आवाज उठाते। तो इसलिए ट्रेनिंग क्यों कराते, अपने लिए पंगा क्यों कोई ले? मंत्रियों के उद्देश्य तो इससे पूरे नहीं होंगे ना। गवर्नमेंट क्यों चाहेगी, नेता क्यों चाहेंगे कि आप अवेयर हो जाए? उनके रास्ते कमजोर पड़ जाते हैं। इसलिए दूसरे के चाहने पे अवेयरनेस की बात मत करो, अपने लेवल पे अवेयर होने की कोशिश करो कि हम अपने लेवल पे जागरूक रहें, आगे बढ़ें, और अपनी क्षमता वृद्धि के लिए अपने पैसे खर्च करने की जब आदत आएगी ना, फिर आप देखेंगे कि आप ऐसे नहीं, आप कुछ और लोग बन जाएंगे। कुछ फ्रीशिप 20 लाख रुपए नहीं है सर। फ्री शिप के माइंडसेट से ऊपर उठो, हर चीज फ्री मिले, ऊपर उठो। खुद के सीखने के लिए अगर जेब से भी कुछ खर्च करना पड़े ना, लर्निंग है लाइफ में तभी सब कुछ है। शिक्षा नहीं है, सीखा नहीं है, स्किल्स नहीं है, अपने ऊपर खर्च नहीं किया है हमने लर्निंग के ऊपर, तो बात नहीं बनेगी। हम एवरेज में रहेंगे, हम एवरेज से ऊपर नहीं जा पाएंगे। तो अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ये तो हमारे लोग बार बार आपको फोन क्यों करते रहते हैं कि आप ट्रेनिंग के लिए आओ। अब आपकी अपनी इच्छा नहीं है, हम बार बार कॉल करते रहते तो कैसे सीखेंगे? लेट गया सर फोन अगर मैं पर किया होता तो कितना मजा आ जाता। सही में है ना, बहुत पहले हो गया था फोन एक्टर से। अवेयरनेस लाने के लिए आपको खुद जागृत रहना पड़ेगा। मौके कहीं अगर सीखने के मिलते हैं वहाँ ना नुक्कड़ मत करो। हमारे लोगों को इतने फोन करने पड़ते हैं, नहीं करने चाहिए, बल्कि कंपटीशन आना चाहिए कि नहीं मुझे जाना है, मुझे जाना है। हमें तो ये होना चाहिए कि 50 लोग हमने मांगे हैं, 500 लोगों की लिस्ट आ जाए। हमें मुश्किल हो जाना चाहिए 450 लोगों को हटाने के लिए। वो स्थिति जब आएगी ना देश में, लोग जब सीखने को इतना इम्पोर्टेंट मानेंगे तो बदलाव बहुत बड़ा आएगा। और अभी सीखना हमारी प्राथमिकता किसी की नहीं है, इसीलिए हम पिछड़े हुए, क्योंकि सीखना हमारी प्राथमिकता है ही नहीं। हम तो इसलिए ट्रेनिंग में आए कि बता दिया, बोल दिया, यहाँ से बहुत बार बार बोल दिए, चलो उठ के आगे। कोई शौक से आया है, मैंने जाना है, सीखना है, इन चीज़ों को लेकर स्पष्टीकरण लेना है, आगे कुछ बेहतर करना है, ऐसा कुछ है कहीं? दैट इज मिसिंग। फोन बहुत करने पड़े, फोन करने पड़े दुनिया भर के, तब जागृत हुए। नहीं सर, इस दिन पहले ही पता लगा। अब आपका निर्णय हो गया, आपने फर्स्ट चुनना है किसी को, डिसाइड हो गया। अब आप वहाँ आई चारों प्लीज। नहीं नहीं नहीं, और जज है ना, कमाल है। 4 बेंच का जजमेंट होगा। नहीं सब जाएंगे। हमने तो सबको बराबर रखा। आप मत बोलो, आप मत नो, चलिए आइए प्लीज, कम ऑन। नहीं नहीं नहीं, ये चारों जाएंगे, चारों। नमस्कार जी सभी को, आए हुए यहाँ के मन भावों को। तो आज जैसा कि यहाँ पर
मनोरंजन का मनोरंजन भी हो गया, जाति बन गई। अच्छी पढ़ाई भी हुई, तो उनके भी धन्यवाद है। तो सुना देना चाहिए, कर ले इकट्ठे कर ले टोटल सब। हाँ ठीक है, सब पे करते हैं। भाई नीचे उसमें 4 नंबर को पूरा 3 ठीक है। लास्ट में फाइनल में जाएगा। फर्स्ट से लेकर खाली वो 4 नंबर को ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2, ये क्या है? चौथा ग्रुप नंबर 2 क्या है? काब नंबर, कौन सी पोजीशन? कौन से नंबर पे है? काब नंबर। इसकी पोजीशन क्या है? पोजीशन सर इनके 1 के भी काबन है, 2 के भी काबन है, 3 के हैं, 4 के हैं सर 53, और ग्रुप नंबर में टोटल बार हो गया 60। तो सबसे हाईएस्ट किसके हैं? ग्रुप नंबर 3 के। ग्रुप नंबर 3 कौन है जी? 3 बहुत बहुत बधाई, और कल आपको इसका इनाम भी मिलेगा। नंबर 2 पर ग्रुप नंबर 4। बाकी सारे नंबर 2 हैं आप, एक ही है, बाकी सब नंबर 2 थैंक यू जजेस के लिए तालियां, इन्होंने आप सभी लोग पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, और पंचायती राज व्यवस्था क्या कहती है कि हमारा जो पंचायती तंत्र है वो देश की तरह चलना चाहिए। इसीलिए इलेक्शन की बात पंचायत से शुरू हुई, देश तक इलेक्शन होता है। वहाँ पे अलग अलग मंत्रालय हैं, अलग अलग विषयों को देखने के लिए, भारत सरकार में, प्रदेश सरकार में। तो वैसे मंत्रालय पंचायतों में भी हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ सब कमिटीज़ की बात हुई है। सब कमिटीज़ का मतलब अगर पानी की एक उप समिति बन गई है तो दूसरी सड़क की भी बन सकती है, स्वास्थ्य की भी बन सकती है, शिक्षा की भी बन सकती है, तो मंत्रालय ही हो गया ना, वही पैटर्न हो गया। तो अब क्या है कि सरकार और जो संविधान का हमारा 73वां संशोधन है उसमें ये स्पष्ट कहा गया था कि पंचायतें 29 विषयों को, आपकी बात में आ रहा हूँ सचिव साहब, 29 विषयों का ध्यान पंचायतों ने रखा। कुछ जगह में कुछ राज्य सरकारों ने उसमें आगे फर्दर रूल्स बनाए, केरला जैसे राज्य में, वहाँ पे बहुत सारे काम में पंचायतें कर रही हैं। पंचायतों का अपना बहुत बड़ा ऑफिस है, 15, 20, 30 लोग उनके एम्प्लॉई हैं जो काम करते हैं वहाँ, पानी, बिजली, सड़क, पशु औषधालय, चिकित्सा, सारी चीज़ें जो है पंचायतें हैंडल कर रही हैं। लेकिन संविधान के संशोधन में एक ये बात लिखी गई थी कि इन सारे कामों को लागू करने के लिए राज्य सरकारें अलग से अधिनियम बनाएंगी या इस पर रूल्स बनाएंगी। ये कहा था, कुछ राज्य सरकारों ने बनाए, वहाँ पे शुरू भी कर दिया, और कुछ राज्य सरकारों ने इस पर काम नहीं किया। हिमाचल में भी काम नहीं। यही कारण है कि आपके पास 29 विभाग का कोई रिपोर्टिंग अभी तक नहीं है, क्योंकि पंचायत वालों पर विश्वास नहीं पैदा हुआ सरकार का, अफसरों का जो फैसला लेते हैं कि अगर पंचायत को ये सारी काम हमने दिए, पंचायत की इतनी क्षमता नहीं है कि सारा हैंडल ठीक से कर सके, ये एक धारणा बनी हुई है। इसी कारण से नए जो रूल्स बनाने थे इन 29 विभागों को आपको सौंपने वाले वो नहीं बने, 9 लाख हुई कोई ऐसी बात हुई है। कुछ नोटिफिकेशन इशू वो सिर्फ सांकेतिक है, उसमें कोई बहुत बड़ा रोल पंचायत नहीं। तो क्या आप ये नहीं चाहते हैं कि पंचायत जिसके लिए बनी है, जो मूल उद्देश्य पंचायत का है कि अपने पंचायत के सभी लोगों के सुख दुख में उनके साथ खड़े होना, उनके लिए काम करना, और ये जो विषय हैं इन पर लोगों को सेवाएं देना। यहाँ पे जल विभाग ने
ये पहल की है कि कम से कम पानी का काम तो एक बार पंचायत को देके देखा जाए। ये भी प्रदेश की पहल नहीं है, देश की पहल है। जल शक्ति मंत्रालय ने नेशनल जल जीवन मिशन बनाया है। इसमें ये अवधारणा रखी गई कि पानी को लेकर जो शिकायतें हैं लोगों की बहुत आती रहती है, और जो सिस्टम बना हुआ है जल शक्ति विभाग का, वहाँ पे भी अपने तौर तरीके हैं काम करने की। क्यों ना ये सारी देख रेख का काम पंचायतों को दे दिया जाए, ताकि पंचायतें अपने तरीके से अपने लिए अपनी सुविधाएं बेहतर तरीके से लाने की कोशिश करें। जब हमें कुछ सेवाएं दूसरे लोग दे रहे होते हैं तो हमें गलतियां वहाँ बहुत दिखती है, ये ऐसा नहीं कर रहा, वो वैसा नहीं कर रहा। लेकिन जब हम खुद ही जिस काम को कर रहे हैं तो हम नहीं दिखेंगी। अगर गलतियां दिखेंगी तो हम उसका समाधान भी करेंगे, हमें करना पड़ेगा। औरों को दोष देना तो बहुत आसान होता है, लेकिन जब काम ही हमारे पास, फिर किसको दोष देंगे? खुद को देना पड़ेगा या उसको दुरुस्त करना पड़ेगा। तो बात ये थी कि अगर पंचायतों को इसमें इन्वॉल्व किया जाए कि पानी की देखरेख अपने लिए बढ़िया करें, तो शायद ये शिकायतें खत्म हो जाएगी और पानी का प्रबंधन भी बेहतर हो जाएगा, लोगों को मिलेगा भी ठीक। ऐसी सोच है। अब ये सच कितनी साबित होती है ये भविष्य बताएगा, जब आपको हैंड ओवर स्कीमें होके आप चलाना शुरू करेंगे, उसके बाद एक्चुअल में पता लगेगा। लेकिन जो रियल मंशा है वो तो यही है कि पंचायतें अगर अपने काम को ठीक से देखें तो शायद कोई शिकायतें नहीं आएंगी और ये सुविधा भी ठीक से लोगों को मिलेगी। तो इस सोच से ये बात आई है। ये पहला अवसर है जब एक विशेष कार्य पंचायतों के पूरे जिम्मे किया जा रहा है कि आप देखो इसको, अगर आप इसको आजमाते हैं, इसको ट्राई करते हैं, लागू करते हैं, स्कीम्स को हैंडओवर लेते हैं, बढ़िया से इसको चलाते हैं और साबित करते हैं आप काबिल हैं, आपके प्रति जो सोच है ऊपर वालों की, वो सोच झुटलाओ उस सोच को और आप साबित करो कि हम बढ़िया इंप्लीमेंट कर सकते हैं चीज़ों को। तो इससे क्या होगा, बाकी विभागों का कंट्रोल भी धीरे धीरे आपके पास आना शुरू हो सकता है। अगली बार कोई और स्कीम आ जाए, एजुकेशन का, प्राइमरी एजुकेशन एटलीस्ट आपके हैंडओवर कर लिए जाए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वो आपके कंट्रोल में रख लिए जाए। अभी क्या होता है, टीचर नहीं है जी स्कूल में, डॉक्टर डिस्पेंसरी से गायब है 6 दिन में जी, कौन पूछता है आपको? पूछता है कोई? अपनी मर्जी करते हैं सारे। लेकिन जब कंट्रोल आपका होगा, रिपोर्टिंग आपको होगी उनकी, तो बिना आपकी मंजूरी के जा नहीं सकेंगे। तो वहाँ आप सही मायने में लोगों की सेवा कर सकेंगे क्योंकि आपके कंट्रोल में चीज़ें होंगी। हम बांट वही सकते जो हमारे पास होता है, जो है कि उसको कहाँ से देंगे आप? तो आपके पास वो कंट्रोल जब तक नहीं है तब तक आप लोगों को सेवाएं देंगे कैसे? वो तो उनके भरोसे है ना, उनकी मर्जी है। तो ये व्यवस्था अगर शुरू हो रही है, इसको हथियाया जाए। हम पंचायती राज के सुदृढ़ीकरण के हितैषी हैं, हम तो डेवलपमेंट सेक्टर के लोग हैं और हम चाहते हैं पंचायती राज व्यवस्था सुदृढ़ बने, एक सरकार की तरह, एक देश की तरह पंचायत चले। उसके लिए सारे तौर तरीके बनाने की जरूरत है। हमने एक मॉडल बनाया हुआ था। अब अगर आप में से कोई लोग, कोई प्रधान सेक्रेटरी तैयार हैं, हम चाहेंगे कि उस मॉडल का अपनी पंचायत में लागू करें, मॉडल पंचायत के लिए काम करें हम। तो ये अवसर है, शुरुआत इससे की जाए और इससे जुड़े हुए जो आपके सवाल हैं उस पर हम बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसा किया जाना चाहिए? अभी ये भी एक पायलट एक्सरसाइज हो रही है। कुछ चुनिंदा पंचायतों को छांटा गया है जिनके साथ MOU करने के बाद काम करेंगे। उनके एक्सपीरियंस के आधार पर फिर सरकार को विभाग अपनी बात कहेगा बाद में, उसके बाद वो पूरे प्रदेश में भी लागू हो सकता है। आपको क्या लगता है इस बात को लेकर? आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए, राइट। तो उसके लिए बढ़ना चाहिए तो उसके लिए MOU साइन करना पड़ेगा विभाग के साथ। अब अगली बात है उस MOU में है क्या? MOU
बहुत सिंपल साधारण भाषा का बना हुआ है, बना तो अंग्रेजी में है बट इसमें कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। वो ये है 3 पार्टियों के बीच MOU हो रहा है। पहली पार्टी है VWSC कमेटी, दूसरी पार्टी है ग्राम पंचायत, तीसरी पार्टी है जल शक्ति विभाग। 3 पार्टियों के बीच का MOU है। सारा काम दाम पंचायत में प्लानिंग है, कंट्रोल है, पानी समिति करेगी, ये MOU बताता है। अब पानी समिति किसने बनाई? ग्राम पंचायत ने। तो वो ग्राम पंचायत को रिपोर्ट करेगी और ग्राम पंचायत सहयोग करेगी पानी समिति के काम में। क्लियर? विभाग जो मेन स्टोरेज टैंक है पंचायत में गाँव में, वहां तक पानी पहुंचाने की ड्यूटी विभाग की है। साफ पानी मेन टैंक तक पहुंचे वो विभाग का काम है, वहां हमने कोई दखलंदाजी नहीं दी। लेकिन उसके बाद जो बांटने वाला काम है, लोगों को घर में पहुंचाने वाला काम है, वो जो पाइप से बिछी हुई है, वो सारा जो काम है वो पंचायत को, पानी समिति को हैंड ओवर होना है। उस पे अभी तो कायदे से क्या होना था, प्लान आप लोगों ने बनाना था, वो लागू करना था IPH वालों ने, वो तो हुआ नहीं। इन्होंने लागू तो किया, वो अपना प्लान किया, आप उसमें शामिल कहीं नहीं थे। अब मान के चलो आपका ही प्लान था, अब आपको वो डिटेल दे देंगे, ये पानी है, ये पाइपें हैं, इतनी जगह बिछी हुई है, ये हमारा एक्शन प्लान है इस जगह का, ऐसे ऐसे काम हमने करना है और इतने कनेक्शंस हैं यहाँ पे, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। और साथ में टैंक से बाद के बाद जो है आप उसकी देख रेख करो, वो विभाग आपको बताएगा। दूसरा, उस पंचायत में जितने भी लोग पानी सप्लाई से जुड़े हैं, की मैंने दूसरे हैं, एडहॉक वाले हैं, रेगुलर हैं, जो भी, वो लोग भी आपको हैंड ओवर होंगे। हैंड ओवर होने का मतलब है आप उनकी तनख्वाह नहीं देंगे, तनख्वाह उनकी विभाग ही देगा, लेकिन रिपोर्टिंग उनकी आपको होगी, काम आप उनसे कराएंगे। आप 1 महीने के बाद उनकी हाजिरी वेरीफाई करके SDO को भेजेंगे और एक अपना सर्टिफिकेट देंगे, इस आदमी ने इस महीने में काम किया और ये ठीक रहा, तब जाके उसकी तनख्वाह वहाँ से रिलीज करेगा IPH विभाग। और अगर आपको लगता है ये बंदा ही गायब है, काम ही नहीं आ रहा, सुन नहीं रहा है हमारा, उसकी अटेंडेंस मत दो, वेरिफिकेशन मत करो, उसकी तनख्वाह रुक जाएगी। साथ में लिखो कि आदमी हमें नहीं चाहिए। अगर सब बंदा काम कर रहा है, प्रधान रिपोर्ट ना दे तो बंदे तो बेचारा लट रहा। प्रधान नहीं, बात कमेटी की है, कमेटी देगी रिपोर्ट। हाँ, हालांकि कमेटी का प्रधान भी प्रधान ही है, चेयरमैन होगा ना सर, कमेटी का प्रधान, जो हाँ, प्रधान है वो चेयरमैन होगा। लेकिन वहाँ पे प्रधान अकेला नहीं है ना, कमेटी के सारे लोग भी थे बाकी। तो सर 2 जैसे मान लो कि कमेटी जो प्रधान बोलेगा वो मान लो कमेटी के डिसीजन होगा, बंदा काम भी करता है, कमेटी ने फाइनल लगेगी हम फिर उसकी को जाने के लिए सर नहीं, ऐसा क्यों करेगा? क्यों कोई ऐसा करेगा? क्योंकि कमेटी पूरी अगर प्रधान के प्रभाव में काम करेगी तो बात ही नहीं है। 1/3 मान लीजिए कि अगर 15 सदस्य 15 में से मान लीजिए कि 6 या 7 सहमत है कि मिलनी चाहिए, अगर 7 बंदे सहमत है कि नहीं मिलनी चाहिए, 7 पर कौन नहीं, वैसे पूछ रहा हूँ सर, देखो वो तो ज़्यादा ब्रीफ चलेगी, वो नहीं ठीक है, नहीं ऐसा नॉर्मली होने की संभावनाएं नगण्य हैं, कम है। एक आध केस अगर कहीं ऐसा होता भी है तो ऐसे इशू आने चाहिए ना, इशू आएंगे तब तो समाधान निकलेगा, फिर सरकार को सोचना पड़ेगा इसका। बदल देगी आदमी, वहाँ पे आदमी चेंज कर देगी, ट्रांसफर कर देगी उनकी, दूसरा आदमी दे देगी, सरकार कुछ ऐसा करेगी तो आपके हाथ में ये कंट्रोल आने वाला है। ठीक है, ऐसा इतनी बात है। नंबर 2, कोई भी एग्रीमेंट होता है, 1 पार्टी 2 पार्टी 3 पार्टी जितनी भी पार्टी, एक तो नहीं, एग्रीमेंट तो 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के साथ ही होगा ना, तो उस एग्रीमेंट में वो कोई पत्थर की लकीर नहीं होता है। जिस दिन आपको लगेगा कि विभाग हमारे हिसाब से काम नहीं कर रहा है, नहीं सपोर्ट दे रहा है, उस दिन नोटिस इनको दे दो, एक रेजोल्यूशन कि आप बिकॉज आप हमें सपोर्ट नहीं कर रहे, अब हम इस एग्रीमेंट से बाहर होना चाहते हैं। 1 महीने का नोटिस दे दो और उसके बाद बाहर, हम अपना पानी संभालो, अपना काम संभालो,
नहीं पानी देंगे तो लोग डंडे लेके खड़े हो जाएंगे। तो ऐसा भी नहीं कि हमें पूरी तरह से हम उसके साथ बंध गए, हमने बंधना नहीं है। जिम्मेवारी सबकी फिक्स हुई है। जो आदमी काम नहीं करेगा, जो टीम काम नहीं करेगी, उस टीम को बताया जा सकता है। और अगर आप लोग कमेटी अगर काम नहीं करती ठीक, तो डिपार्टमेंट भी इस MOU को कैंसिल कर सकता है। और आप भी कैंसिल कर सकते हैं अगर विभाग आपके हिसाब से नहीं चलता। क्लियर है जी? अब मैडम का सवाल था फंडिंग। देखिए फंडिंग का है, अभी तो विभाग जो इन विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेन टैंक से बाद सप्लाई का जो आपका सारा जाल है, डिटेल है, वो आपको हैंडओवर कर रहा है काम करने के बाद। अगर आपको कहीं लगता है हमारी पंचायत में भी कुछ अधूरा है, तब तक उसको मत लो जब तक वो काम ठीक नहीं। कहीं गलत हुआ है उसको भी ठीक करवा लो, इसको ठीक करो पहले, फिर हम हैंडओवर इसका लेते हैं। और आने वाले टाइम में पहले तो कोशिश ये किया जाए कि हम, हालांकि अभी इसमें फंडिंग की कोई बात नहीं है आज की डेट में कि आपको मेंटेनेंस के लिए कोई पैसे कहीं से मिलेंगे सरकार से, अभी प्रोविज़न आज की डेट में इस MOU में नहीं। फिलहाल आप थोड़ी व्यवस्था तो अपने 15वें वित्त आयोग से कर लें। मान लो 20, 30, 50 हज़ार रुपये इस पानी के लिए आपने एलोकेट कर लिया अलग से बजट में, थोड़ा सा प्रावधान रख लीजिए। हाँ हो जाएगा तो हाँ उसमें फिर आप देखो अगर कहीं मेजर काम है तो विभाग को वहाँ पे बोलो। और धीरे धीरे अगर मेंटेनेंस के काम ज़्यादा बढ़ते हैं और आपको जो बजट है वो इनएडिक्वेट होता है, कम पड़ता है, आपको लगता है कि पैसा ज़्यादा चाहिए, तो हो सकता है उस स्टेज में आपकी आवाज़ जानी चाहिए सरकार को, विभाग को, कि इसमें नहीं हो रहा है, यू हैव टू सपोर्ट अस। अगर वो आवाज़ ऊपर से जाती है तो हो सकता है गवर्नमेंट कुछ प्रोविज़न करें, फिर आपको कुछ मेंटेनेंस की फंडिंग स्पेशल IPH विभाग हर साल देता रहे। पर वो तब है जब एक बार आपका एक्सपीरियंस वहाँ जाएगा। तो एक बार काम शुरू अगर हो गया, उसमें बहुत सारे इवॉल्व हो जाते हैं प्रोसीजर्स, बहुत सारे फैसिलिटीज़, बहुत सारे प्रावधान धीरे धीरे आने शुरू हो जाते हैं। ये एक्सपीरियंस बेस्ड होता है, इसमें शुरू में कुछ नहीं कहा जा सकता, होगा नहीं होगा, कितना होगा इस पर नहीं कुछ कहा जा सकता, लेकिन नॉर्मली संभावना ऐसी होती है जब आवाज़ उठती है तो उसका समाधान निकलता है। और अगर आपको लगता है कि बिना हमारे अपने लेवल पे ही चल रहा है, हमें ज़रूरत नहीं है बेसिस पर, या हम अपना जल निधि हम क्रिएट कर पाते हैं, 2, 4, 5, 10 लाख रुपए आप उसी के लिए क्रिएट कर पाते हैं, और आपका साल का 20, 30, 50 हज़ार, 1 लाख रुपए का सारा खर्चा है, तब भी आप सरप्लस में हैं, तो फिर हमें मांगने की जरूरत ही नहीं है, तो मुझसे से भी काम चला सकते हैं। तो ये भविष्य है, हम कैसे चलाते हैं, कैसे लेके जाते हैं, उसके हिसाब से दिशा कैसे बनती है। ये कुछ चीज़ ऐसी है जो प्री डिसाइडेड नहीं हो सकती, समय के हिसाब से इस पर निर्णय आते रहते हैं। अब इसको लेकर और कोई प्रश्न है आपका? फंडिंग का था, ये तो वैसे ही है, तो पंचायत में कभी केस कुछ हो MOU जो साइन होगा वो कमेटी और डिपार्टमेंट के बीच में होगा ना। कमेटी, डिपार्टमेंट और पंचायत, तो इसमें क्या है देखिए, कमेटी के प्रधान नहीं, दूसरे प्रधान नहीं है, सब जगह प्रधान ही है, प्रधान है, प्रधान ही है। क्योंकि अकाउंट प्रधान के खुद है सर, प्रधान हो सकती है। तो प्रधान जो साइन करेंगे वो करेंगे ग्राम पंचायत के अध्यापक। 5-6 महीने पहले होता है जी सुनिए जी, प्रधान साइन करेंगे ग्राम पंचायत के ओर से, सचिव साइन करेंगे, नो, सचिव साइन करेंगे VWC कमेटी के सचिव के रूप में। आप सचिव हैं, ग्राम पंचायत के सचिव नहीं, VWC के सचिव हैं, पानी समिति के सचिव के रूप में सचिव साइन करेंगे, तो आप अलग अलग रोल होंगे। और जो एक आपके साथ अच्छा जेई साइन करेंगे विभाग की ओर से। अभी हम क्या करेंगे, आप सभी के एग्रीमेंट हमने बना के रेडी रखे हुए हैं, वो एग्रीमेंट आप अभी ले जाना चाहते हैं, पर अभी तो सारा स्टाफ ही चला गया। कल सुबह हम एग्रीमेंट शेयर कर देंगे आपको, साइन करके आप हमें दे सकते हैं। और उसके बाद आपने क्या करना, उसमें एक प्रोविज़न रखेंगे, आपका एक MO वो भी चाहिए, रेजोल्यूशन भी। जब आप वापस जाएंगे अपनी उसमें आप एक रेजोल्यूशन, अगर पुराना कोई हुआ है तो उसकी कॉपी दे सकते हैं, नहीं तो आप नया एक रेजोल्यूशन बनाना
कि शिमला में ट्रेनिंग के टाइम में हमने एक MOU साइन किया है, उसकी अप्रूवल पंचायत से करवा के रेजोल्यूशन में क्या लिखना है आपने, वो लैंग्वेज हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, आपने वही लिखना है, वो पास करके वो रेजोल्यूशन की कॉपी भेजना है हमें। और उसके साथ उन सारे, या मत भेजना, अपने पास रखना, ये भी हो सकता है, व्हाट्सएप पे शेयर करना है, ओरिजिनल अपने पास रखना है। फिर ये जो एग्रीमेंट होंगे आप साइन करके हमें कल दे देंगे, इनको हम विभाग को भेजेंगे, विभाग को बोलेंगे अब अपन जेईज को भेजो, इनको 2-2 कॉपीज होगी, वो ओरिजिनल दोनों। जेईज फिर उन एग्रीमेंट को लेकर आपके साथ आएंगे पंचायत में, अपने साइन भी करेंगे, और उसमें जो एक्शन प्लान चाहिए हमें उस पंचायत का, और डिटेल बाकी जो स्कीम से जुड़ी जानकारी है वो जेई वो कागज़ साथ में लगाएगा, और आपका भी रेजोल्यूशन की कॉपी उसमें साथ रखेंगे, तो वो एग्रीमेंट कंप्लीट होना है। एक कॉपी आपके पास ओरिजिनल रहेगी, एक जेई वापस ले जाएगा, ये प्रोसेस। ठीक है जी, राइट सर, थैंक यू। तो अभी आप नशे से उतरे नहीं हैं, नशे करते नहीं हम तो। आप नशे से उतरे नहीं हैं, अच्छी बात है। जीवन में कुछ न कुछ नशा तो होना चाहिए, वो नींद का ही क्यों ना हो। तो ये तो काम कल का है, तो मुझे लगता है अब बाकी बातें हम कल करें। थके हैं सारे तो नहीं। सर ये तो जल शक्ति विभाग को अपनी जिम्मेवारी हमारे ऊपर थोप रहा है, तो यही हुआ कि आप साइन करवा रहे हैं हमसे। हमें बताया गया था कि ट्रेनिंग हमें ये थोड़ी करना है कि हम वो ये साइन करेंगे यहाँ पे आकर। देखिए, पहली बात ये MOU साइन करना आपके लिए बाध्य नहीं है, जरूरी नहीं है, ये आपकी अपनी इच्छा है MOU साइन करना या नहीं करना। पहली बात, ये एक ऑप्शन है, आपको लगता है ठीक आप साइन कीजिएगा, आपको नहीं लगता ठीक आप साइन मत कीजिएगा, ये बहुत स्पष्ट है। तो यहाँ बाध्यता बिल्कुल नहीं है, नंबर 1। दूसरा, आई पेच वाले जो आपके ऊपर ये जिम्मेवारी एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है, पहली बात ये स्कीम हिमाचल प्रदेश की नहीं है, ये स्कीम भारत सरकार की और जल शक्ति मंत्रालय की है। नेशनल जल जीवन मिशन मतलब राष्ट्रीय, पूरे देश के लिए बना है मिशन, और देश के हर स्टेट में ये काम हो रहा है। ये हिमाचल में नहीं, हिंदुस्तान के सभी राज्यों में काम हो रहा है। ये काम इसलिए दिया जा रहा है ना कि आदर्श ग्राम पंचायत किस तरह से काम करती है, अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो अच्छे से, ये प्लान चलता है तो और भी विभाग जुड़ेंगे आपके साथ। बस जैसे मॉडल ग्राम पंचायत, मॉडल ग्राम पंचायत, जी, जी। उसी दिशा में जा रहे हैं, हाँ जी। उसी दिशा बाकी में। आपकी अच्छा है कि विभाग ही करे तो है ना। हाँ, अपनी जगह मत करो हाँ साइन, जी। बिल्कुल। तो यहाँ पे ये बाध्यता बिल्कुल नहीं है किसी के ऊपर। सर पंचायत सोच की समझ लाइन के में करना। 20 ऐड है तो ये तो आ जाता उसमें, आता है, लेकिन उसमें कर क्या रहे हैं आप? आ जाता कुछ नहीं कर रहे हैं ना। करने जाए आ जाता 29 में आता है, हो क्या रहा है? कार्य करते हैं, लेकिन जो पंचायती राज है उसमें क्लियर है कि ये पंचायत है, बिल्कुल है, पंचायत का काम है। उसी काम को एक डिफाइन करके कर रहा है विभाग, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जी। उन 29 कामों की बात तो हुई है जरूर, लेकिन उसमें आपकी मदद कर रहा है विभाग कि आप एक्चुअल में इसको करो, कागजों में नहीं रही चीजें, आप एक्चुअल में करो इसको। वो आपको एम्पावरमेंट है, ये आपकी शक्ति बढ़ रही है कि एटलीस्ट आप पानी के लिए आपको जेई को एसडीओ को रेजोल्यूशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद गवर्नर है, अपने हिसाब से खुद इम्प्लीमेंट कराओ, इसको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकेंगे। ये आपकी एम्पावरमेंट है, आपको और ज्यादा शक्तिशाली बनाया जा रहा है एक इस तरह से व्यवस्था ये के माध्यम चुनौती है ग्राम पंचायत के लिए कि आप कितने अच्छी तरह मैनेज करते हो अपना ये काम, क्योंकि अभी बाहर को तो फटफोर कर देते हैं, हाँ। ऐसा नहीं हो रहा वैसा हाँ, नहीं हो रहा। अब अपने ऊपर जिम्मेवारी लेके देखो, से। Yes. ऐसा सोचो कि बस मेरे घर का काम है। बिल्कुल बिल्कुल वही बात, एग्जैक्टली ये बात। तो पावरफुल बनना है जिम्मेवारी लेने के लिए। यस, धीरे धीरे आप एक काम और कर सकते हैं, प्रधान को और सेक्रेटरी को इन पदों से मुक्त करने के लिए प्रयास करो। सरकार को भी रेजोल्यूशन लिखो। नहीं होगी मुक्त सर, क्यों नहीं होगी? कैसे होगी सर? कोई भी काम बस क्या करो और वो उसमें ऐड है, पंचायती राज में ऐड है, वो सब पे किया हमने दूध वाला वो भी करना पड़ेगा जब तक नौकरी करेंगे। तो मैं अपने शब्द वापस लूँ, मैं अपने शब्द वापस लूँ, नहीं सर, आगे बढ़ाऊँ? सर ले लो। तो फिर आप आगे बढ़ाओ तो आपको सुनना पड़ेगा, सुनेंगे? देखिए,
पंचायत की जो बॉडी है वो सुप्रीम बॉडी है। जो हम उप समितियां बनाते हैं वो दूसरे लोगों की होनी चाहिए। पंचायत वाले लोग उसमें हों ये जरूरी नहीं है, क्योंकि पंचायत वाले कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी, आप सबसे बड़ी ताकत है उनकी। तो आपने तो मॉनिटर करना है, गाइड करना है, सपोर्ट करना है। काम कौन करेंगे? उप समितियां जो आप लोग बनाएंगे। तो अगर इन उप समितियों में प्रधान और सेक्रेटरी ही रहेंगे तो उप समिति बनाने का मतलब खत्म हो जाता है। उप समिति क्या हो तो वही हो गई। उप का मतलब है वो निचला आदमी कोई होना चाहिए जो रिपोर्ट प्रधान को करे। बस ये है। तो ये आप अपने रेजोल्यूशन में चिट्ठियां लिखनी शुरू कर लो डिपार्टमेंट को, विभाग को, ताकि धीरे धीरे इस पे भी एक्शन हो जाए। तो प्रधान और सेक्रेटरी अलग हो, VWSC का प्रधान कोई और बनाओ। सर हम आशा करते हैं कि आपके माध्यम से हमारा तो नंबर लग जाएगा। लग जाएगा कि किसने लिखा, तो फिर डायरेक्ट हमारे लिखेंगे नहीं, फिर करते तो कोई बात नहीं, हम ऐसा करेंगे। आप भी अभी हम ट्रेनिंग की रिपोर्ट भी सरकार को देते हैं। उस रिपोर्ट में हम कहेंगे इन सभी लोगों की एक राय थी कि प्रधान और सेक्रेटरी जो है ना VWC कमेटी के दूसरे लोग होने चाहिए। हमारे पास ऑलरेडी हमारा काम इनको गाइड करने का है, सुपरवाइज करने का है, मॉनिटर करने का है, लेकिन हम खुद एग्जीक्यूट करें ये ठीक नहीं है, इसको बदला जाए। हम लिख लेंगे अपनी रिपोर्ट। आप सब लोगों ने ये कहा तो आपको चिन्हित नहीं करेगा कोई। माय डियर फ्रेंड, पंचायत में जब आप आए हैं इस डरपोक भावना के साथ आए हैं क्या कि मैं लिखूंगा और बाद में पूछेगा कोई? बल्कि आप में वो दम होना चाहिए कि आप लिखने से हिले, बदले, बदलाव आए सिस्टम में। हाँ, वो कॉन्फिडेंस करो। आप गवर्नर हैं। आप कौन है? गवर्नर। गवर्नर जो है ना गवर्न करते हैं, अपनी बातों को लागू करवाते हैं, मनाने के लिए माहौल बनाते हैं। आप डरते रहेंगे इस तरह से तो पता नहीं क्या होगा, तब तो कैसे शासन चलाएंगे? ये सेक्रेटरी है कि प्रधान? आप क्या है? सचिव। सचिव नहीं, सचिव तो आप सरकारी आदमी है ना, आप तो ऐसा नहीं लिखेंगे। अच्छा, मुझे लगा प्रधान है आप सचिव है। आप नहीं, फैसला तो पंचायत का होगा ना। देखिए आप क्या कर रहे हैं, सचिव का रोल तो पंचायत के फैसले को लिखना है। आपका फैसला थोड़ी है वो, फैसला तो प्रधान का है, तो प्रधान लिखे। ये कर देते हैं सर फैसले खुद सर्वोपरि है। हर जगह सेक्रेटरी सर्वोपरि होते हैं, मेजोरिटी में तो सेक्रेटरी चलाते हैं, और आप प्रधान लोग जो है ना सेक्रेटरी के आगे पीछे घूमते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं ऐसा नहीं, पक्का? रात को 12 मोनो टाइप सो जा जाता नहीं। टेंडर्स तो इतनी पावर हमारे पास की जब ये नवा पंचायत का टेंडर्स हुआ गाड़ी इतना है ना करे कोई बात नहीं। टेंडर्स चार्जिंग पर मांगते हैं। मैं मजाक कर रहा हूँ। आप दोनों के बढ़िया तालमेल से ही काम हो पा रहा है, आपके बेहतर तालमेल से ही चीजें आगे बढ़ रही है, और बहुत अच्छी बात है। और हिमाचल में अच्छा तालमेल है प्रधान और सचिवों का, बहुत बड़ी बात है। इस तालमेल को आप बनाए रखो और मॉडल बनाओ चीजों को, नया कुछ करो। आपके पास टैलेंटेड सेक्रेटरीज हैं, डायनेमिक प्रधान है, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। ये सब कुछ है तो किया है आपने, बहुत किया है आप लोगों ने, बहुत बड़ी बात है। और कुछ आगे बढ़ा जाए, बेहतर किया जाए। तो सर ये थोपा नहीं जा रहा है, बल्कि आपको एम्पावर किया जा रहा है। जो शक्तियां कागजों में लिखी थी 29 विभागों की, उनमें से एक विभाग की शक्ति प्रैक्टिकली आपको दी जा रही है। अभी तक बाकी खाली है, कुछ नहीं कर सकते। जल शक्ति विभाग खुद में भी एक इतना बड़ा विभाग है, वो भी तो कर सकते हैं। वो तो कर ही रहा, अभी तक भी करता ही रहा। तो ये पंचायतों में क्यों दे रहे हैं? शक्ति तो कल के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट भी देगा, हेल्थ डिपार्टमेंट भी देगा। एम्पावर होना है तो शक्तियां लो ना। आप चाहते हैं हमें कमजोरी बने रहने तो हमें शक्तिशाली नहीं बनना। तो ऐसा है ना सर, फिर बर्डन बढ़ रहा है। फिर प्रधान सेक्रेटरी आएंगे, फिर आगे ना सर चलता है आगे। फिर प्रधान का एक बार मान लो एक मीटिंग में बिजी है तो फिर सेक्रेटरी का नंबर हो जाएगा सर, आगे की सेक्रेटरी हमारा पानी नहीं आ रहा, सेक्रेटरी पानी लेकर के अपना एडमिनिस्ट्रेशन काम। नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि धीरे धीरे हमने उस माहौल में जाना है जहाँ पे VWSC के प्रधान और सेक्रेटरी आप लोग ना हो, दूसरे कोई हो। ये चेंज हो गया, फिर हम ये हमारे जो प्रधान है या सेक्रेटरी वो कंट्रोल कर सकते हैं। यस, आपका रोल ही यही है, कंट्रोलिंग करना होती है सर। आपका अगर आम जनता सर हमारे पास आएगी कंप्लेंट लेके कि हमारा पानी, हम कंप्लेंट लेंगे उनकी। हम नहीं इस एमओयू में ये होगा सर, ये कि वो कंप्लेंट लेंगे सेक्रेटरी साहब हमारा पानी नहीं, सेक्रेटरी अब पानी तो आएगा उनका।
ये सर इस ऐसी कंप्लेंट आएगी सेक्टर से पानी नहीं आ रहा, प्रधान से पानी नहीं आ रहा, प्रधान आएगा आएगा अभी आएगा, लेकिन देखिए मैं कह रहा हूँ अभी भी चली है सर ऐसी। आएगी मैडम, बिल्कुल आएगी, आएगी डेफिनेटली। MOU साइन हो गया तो फिर तो प्रधान और सेक्रेटरी तो मतलब कि भाई तुमने ये बात की हमारा पानी, प्रधान को तो चलो हमारे तो प्रधान को तो इतने फोन आते हैं पूरा दिन, तो उनको तो पानी मिलती नहीं, तो फोन ही बिजी रहेगा मतलब। आप नहीं समझे, मैंने शुरू में कहा अभी व्यवस्था ये है, आप इसको चेंज करने के लिए आगे बढ़ो ना। 2 रेजोल्यूशन अपनी पंचायतों से कि चेंज होना चाहिए, उसमें क्या हुआ? बाद में पंचायत के जो दूसरे लोग हैं किसी को प्रधान बना दिए, किसी को सचिव बना दी, वीडियो कमेटी क्या हमें बोलते सर, हमने पंचायत को एनओसी दे दी तो हम बोलते कि रिकॉर्ड को आप इसमें से रिकॉर्ड लो उनसे, फिर वो वन कमेटी के प्रधान सेक्रेटरी बना दिए 12 मोहल्लों के, और वो जब ग्राम सभा की बारी आई 50% कोरम है तो सेक्रेटरी के साथ में शामिल करके थे। अभी मेरा आया था बाढ़ का मुआवजा में, वो BSNL का टावर लगना लोगों को बेनिफिट ही है, लेकिन अब वो बोलते कि साथ में उस कार्रवाई की फोटोकॉपी भी दो जहाँ पे लोगों को साइन तो सबसे हमारे नहीं तो सही देखिए, जो अगर साइन हुए हैं, कार्रवाई पड़ी है तो उसमें कॉपी करने में क्या प्रॉब्लम? नहीं देना तो क्यों नहीं, कोरम पूरा हुआ करके दो, ऊपर से डंडा है करके दो ना, भी करके दो, रात को करो, कल को करो, परसों को करो, जैसे मर्जी करो करो, ये तो लोगों के साइन फिर घर जाके तो नहीं, इस पे जागना पड़ेगा सबको, कमेटी कलेक्टिवली। ये एक पंचायत नहीं कर पाएगी ऐसा, ये आप सबको कलेक्टिवली करना यार पूरे हिमाचल में हुआ होना सर। हिमाचल GPDP का प्लान अभी अपलोड हुआ है, उसमें हमें बताया गया था कि जो टोटल मत आता है उसका 10% क्वारम होना चाहिए, जबकि हुआ नहीं है, नहीं हुआ है। पंचायत में 10 बंदे आए, उस पर ही रेगुलेशन डाला गया है, उस पर ही रेगुलेशन अपलोड हो गया है, तो सारे सेक्रेटरी को दाव पे लगे वो 10% क्वारम होना चाहिए, उसमें गाइडलाइन में है, या तो 10% होना चाहिए या तो 1/4 होना चाहिए। तो हमारी नौकरी तो हमें तो बस ऊपर हमारे डायरेक्टर भी बोल देते हैं हमारे सेक्रेटरी कर देंगे, तो करने के तो नीचे फिर हम भी बैठे हैं, रात को भी लगे, दिन को भी लगे, सुबह 4 बजे। ये अनफॉर्चुनेट है, ये गलत प्रैक्टिसेस हैं जो सरकार भी गलत करा रही है और आप लोगों की मजबूरी बन रही है। GPDP हुई सर, हाँ। 20 और 25 के कम से कम 1 महीने का टाइम होना चाहिए, 20 और 25 के बीच में पूरे हिमाचल में मीटिंगें रखी थी, 20 और 25 में 17 को लेटर आता है सरकार से, वो अभी भी पड़ा है, ऑनलाइन पड़ा होना, वो मेल भी होनी, 17 को आता है और 20 और 25। देखिए 2 चीजें हैं इसमें, आप तो हैं सरकारी मुलाजिम, आपको तो ओबे करना पड़ेगा, ऊपर से अफसर लिख रहा है, आपके पास तो कोई चारा नहीं है। लेकिन ये जो आपके साथ बैठे हैं ना, जिनको लोगों ने स्टैंप लगाई है जिनके ऊपर, ये क्या करते हैं? ग्राम सभा को चलाना इनकी ड्यूटी है, आपने तो सपोर्ट करना है। कोरम होता है नहीं होता इनकी ड्यूटी है, ये होगा नहीं होगा इनकी ड्यूटी है, इनको तो बोलना चाहिए नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, इतने 1 हफ्ते में नहीं हो सकता है, हमें एक्स्ट्रा टाइम दो। लिखो, प्रधान चिट्ठियां नहीं लिखते कोई, आप जो बोल दिया ऊपर से सुनना शुरू कर दिया तो ऐसा ही होगा फिर। ये प्रधानों को जागना पड़ेगा, सेक्रेटरी नहीं उसमें कुछ कर पाएंगे। आप तो फॉलो कर रहे हैं, आपको जो गवर्नमेंट ऑर्डर ले दी कि ये उस पे भी ऑनलाइन भी अपलोड होना चाहिए, और दो तीन सेट की हुई थी सर, एक थीम में जैसे 74 वर्क्स थे तो उसमें से 34 आपकी कोई कमेटी बनी है प्रदेश लेवल, एसोसिएशन है प्रधानों की बनी कोई? बनाइए सर, बनाइए हिमाचल लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे? आपकी तो हिमाचल एसोसिएशन पे होनी चाहिए ना सारे प्रधानों की। अच्छा, ब्लॉक वाइज आप बने हुए सब जगह है, हर ब्लॉक में है क्या? चंबा में सर हमारी मेला में है जैसे ब्लॉक वाइज तो है पर एक हमने बहुत पहले एक सोसाइटी बनाई थी PRI's नेटवर्क के नाम से। उसमें यही था कि पूरे प्रदेश के पंचायतों के जो प्रधान हैं, इलेक्टेड अभी हैं चाहे पुराने भी, उसके मेंबर हो सकते हैं, और उसमें नई गाइडलाइंस क्या है, नए ट्रेनिंग के स्कोप क्या है, नए प्रावधान क्या है, आवाज़ कहाँ उठाने की ज़रूरत है, अपने हकों की आपकी रक्षा कैसे होनी चाहिए, वो सारे मुद्दे हैं उसमें। उसको हम रिवाइव कर सकते हैं उस सिस्टम को, अगर आप उसका हिस्सा बनते हैं तो उसके माध्यम से सारे इशू सॉल्व हो सकते हैं। जब तक कलेक्ट नहीं होंगे, एक नहीं होंगे ना, तब तक तो होगा नहीं। संघीय शक्ति इम्प्रूवमेंट हो रही है, जैसे ग्राम सभा 3-4 सालों में 3-4 बार बदल है, तो इम्प्रूवमेंट तो हो रही है ऊपर से भी, जैसे जैसे इशू आ रहे हैं। फिर इशू रेज करो ना, वो प्रधानों से डीओ नोट लिखो, आप डायरेक्टर को लिखो, वीडियोस को लिखो, कॉपी भेजो कि ये जो आप 1 हफ्ते पहले बता रहे हैं GPDP की ग्राम सभा करो, अपलोड करो, ये संभव नहीं है, हमें ग्राम सभा के लिए इतना समय मिनिमम चाहिए, लिखो मत करो।
एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। Good गुड morning. मॉर्निंग। नमस्कार जी। हाउ वाज द डे? कैसा था दिन आज? Very nice. सो सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जो अभी प्रेजेंटेशन था, और कांग्रेचुलेशन ग्रुप 3 और बाकी आप सभी को, क्योंकि यदि ये जीते हैं तो आपकी वजह से। किसकी वजह से? हमारी वजह से। आपकी वजह से, आप सभी के कंट्रीब्यूशन से, ठीक है। और सभी के पास जो है बहुत अच्छा मौका था लर्न करने का, और मेरे ख्याल से इस एक्सरसाइज के जरिए जितने बेहतरीन तरीके से हम लोग समझ पाए हैं, यहाँ से हम भाषण देते हुए रहते हैं ना, तो कोई किसी को क्लैरिटी नहीं होनी थी जब तक जो है, इसको कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग। व्हेन यू बिकम ए पार्ट ऑफ द प्रोसेस यू लर्न मोर देन बाय टीचिंग। तो ये जो था, ये था लर्निंग बाय डूइंग। आप खुद करके सीखें इसको, प्रैक्टिस के जरिए। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वे ऑफ लर्निंग। आर यू विद मी? तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा, हालांकि आप लीडर्स हैं, मैं आपको टीच नहीं करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि जो प्रेजेंटेशन यहाँ पर हुई है, उस प्रेजेंटेशन के दौरान जो है कहाँ पे हमें कुछ चीजों को सुधार करने की जरूरत है। एज ए लीडर जब आप किसी भी स्टेज पे जाते हैं, किन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहले, कभी भी स्टेज पर जाकर बैक नहीं दिखानी होती। नेवर शो योर बैक टू द ऑडियंस, नेवर एवर शो योर। सबसे पहले तो था ही कि लाइट ऑन करनी है, फेस पे स्माइल रहनी चाहिए, ठीक है, वो एक पार्ट है। दूसरा है कि व्हेन यू आर ऑन द स्टेज, कॉन्फिडेंस के साथ आपको होना चाहिए, कान लाल नहीं होने चाहिए, है, फेस के ऊपर जो है झुर्रियां नहीं चाहिए, और लाइट ऑन होनी चाहिए। सबसे पहला चीज है। दूसरा चीज है कि स्टेज पर आने के बाद ही एस्टेब्लिश आई कांटेक्ट। क्या करना है? आई कांटेक्ट होना चाहिए ऑडियंस के साथ। कभी कभी लोग क्या करते हैं, वो एक ही आदमी को फोकस करके बात करते रहते हैं, बाकी लोग इग्नोर्ड फील करते हैं। क्या करते हैं? इग्नोर्ड फील करते हैं। कभी कुछ लोगों को पॉइंट आउट करते हैं, बाकी लोग वहां बैठे बैठे इग्नोर्ड फील करते हैं। तो ये एज ए पब्लिक लीडर, एज ए पब्लिक स्पीकिंग जो है, उसका ध्यान रखने की जरूरत है। हाँ कि ना? क्या रखने की जरूरत है? ध्यान रखने की जरूरत है। फेस पे स्माइल, आई कांटेक्ट, कॉन्फिडेंस के साथ अपीयरेंस, और पूरी अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान नेवर शो द बैक। ठीक है, आपका फेस होना चाहिए ऑडियंस की तरफ। चाहे आप कुछ लिख भी रहे हैं, फिर भी आप ऐसे नहीं होने चाहिए कि बात कर रहे हैं और यहाँ पे बैक शो कर रहे हैं। तो ये जो है बैड मैनर्स हैं पब्लिक स्पीकिंग के। क्या है? बैड मैनर्स ऑफ द पब्लिक स्पीकिंग। मैनर्स होते हैं ना, कुछ हर चीज के मैनर्स होते हैं। तो हमने थोड़ी सी बात करी लीडर्स की डेफिनेशन के बारे में। किसके बारे में करी थी? लीडर्स की डेफिनेशन के बारे में। ठीक है, अभी थोड़ी सी हम बात करेंगे। सुबह से आप स्ट्रेस्ड हैं और थोड़ा सा अपने आप को एलिवेट करेंगे। क्या करेंगे? एलिवेट करेंगे। तो अपनी जगह पर खड़े हो सकते हैं। पढ़ाई लिखाई की बातें हो गई, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे? अभी तक हमने किसकी बात करी? जल की बात करी, थोड़ी सी जीवन की बात करें। किसकी बात कर लेते हैं? जीवन। ये जीवन के अंदर सांसों का कोई महत्व है कि नहीं है? सांसों का थोड़ा है कि ज्यादा है? 100%। हाँ जी, 100%। मतलब ये आते जाते रहनी चाहिए। यदि आई और जाना भूल गए, या चली गई और आना भूल गई, तो थोड़ा मुश्किल है। सेकेंडली जो है, सांसों से संसार है, ऐसा हम सभी जानते हैं, ठीक है। और आज की तारीख में हिंदुस्तान के अंदर 5 लाख से ज्यादा लोग, 5 लाख से ज्यादा लोग एक साल के अंदर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के कारण हम खो देते। कितने लोग? और वही जो नंबर है ये प्रिवेंटेबल है। कैसा है? प्रिवेंटेबल है। ये ऐसी मौतें हैं जिनको रोका जा सकता है। तो रोकनी चाहिए कि नंबर बढ़ाते रहना चाहिए, है कि नहीं? तो अभी हम जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्स, लंग्स स्ट्रेंथनिंग, रेस्पिरेटरी ट्रैक्स, लंग्स स्ट्रेंथनिंग, कार्डियक, हार्ट जो है उससे संबंधित जो है कुछ एक्सरसाइज करेंगे जो ब्रीदिंग को लेकर के हैं। सांसें चलती रहें, और इसके साथ साथ यदि आप रोज इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो गले से संबंधित जितनी बीमारियां होती हैं, चाहे वो नजलाई क्यों ना हो, जुकाम क्यों ना हो, ठीक है, या फिर टॉन्सिलाइटिस क्यों ना हो, डिफरेंट तरह की जो प्रॉब्लम होती हैं वो जो है कभी नहीं होगी यदि आप इसको प्रैक्टिस करते हैं। इसके साथ
लंग्स आपके हेल्दी रहेंगे, हार्ट आपका हेल्दी रहेगा, रेस्पिरेटरी टैक्स आपका हेल्दी रहेगा, और इसके साथ साथ जो है स्ट्रेस लेवल जो है डाउन रहेगा। तो कर लें, आई रेडी? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और जो है बॉडी को पंजों पर अपलिफ्ट करेंगे। पहले देख लें, फिर हम एक्शन करेंगे। पंजों को अपलिफ्ट करेंगे और दोनों बाजू को इस लेवल तक लेकर के आएंगे। सांस को रोके रखेंगे, पंजों पर रुके रहेंगे और फिर आराम से मुंह से सांस को रिलीज करेंगे। लेनी नाक से सांस है, लंबी गहरी सांस, और फिर छोड़नी जो है मुंह से। रेडी है? ओके, बहुत ही बढ़िया। लेकिन लाइटें ऑन करके, लाइटें ऑन करके, स्विच ऑन योर लाइट्स। आइए शुरुआत करें। सांस लें, रोके रखें और रुके रहें, पंजों पर रुके रहें। आराम से मुंह से सांस रिलीज करते हुए वापस लौटेंगे। सांस लें, सांस लें, नाक से लेनी है, मुंह से छोड़नी है। सांस लें, सांस लें, सांस लें, सांस लें, सांस लें, सांस लें, स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट में सांस लेते हुए दोनों बाजुओं को ऊपर की तरफ पूरा स्ट्रेच करेंगे, हथेलियां ओपन रहेगी। नाक से सांस लेते हुए बॉडी को पंजों पर अपलिफ्ट करेंगे और वापस सांस छोड़ते हुए मुट्ठी बांधते हुए शोल्डर लेवल तक आएंगे और मुंह से सांस को छोड़ेंगे। नाक से सांस लेनी है, मुंह से सांस छोड़नी है, और प्रयास करें कि हम स्टेप्स मिला करके करेंगे। और लाइट्स को ऑन करें दोनों साइड। वियर स्माइल ऑन योर फेस। लेट्स गेट रेडी एंड हियर वी गो। लेट्स स्टार्ट। Let's start. ग्रेट, बहुत ही बढ़िया, ग्रेट। ये हथेली को, राइट हथेली को नाभि पर रखेंगे। नाक से गहरी सांस लेते हुए चेस्ट बाहर की तरफ एक्सपेंड करेंगे, स्टमक अंदर की तरफ जाएगा और वापस में मुंह से सांस को छोड़ेंगे। शुरुआत करें। हैंड चेंज करें। राइट हैंड को नाभि पर रखेंगे, लेफ्ट हैंड को चेस्ट पर रखेंगे। डबल ब्रीथिंग के लिए जाएंगे। 2 बार लगातार सांस लेनी है, 2 बार लगातार सांस छोड़नी है। कैसे करेंगे? ग्रेट एंड वंडरफुल। किसी को सांस लेने में तकलीफ तो नहीं?
थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलकर के और आपके साथ इस दिन को स्पेंड करते हुए बहुत ही खुशी का इजहार हुआ। काफ़ी कुछ आप लोगों की वाइब्रेशन से हमने भी सीखा और कल के दिन को फिर से बेहतरीन बनाएंगे। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपकी रात्रि जो है शुभ हो और इसी के साथ आज के सेशन को क्लोज करेंगे। कुछ आप नहीं, बस। सो थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय, टेक केयर।